हम स्टार्ट कर रहे हैं पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 15। कुछ हमारे टॉपिक इसके हो चुके हैं ऑलरेडी। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम जो डिस्कस कर रहे थे और उन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले बात की थी एटॉमिक साइज के बारे में। एटॉमिक साइज के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो एटॉमिक साइज के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई टॉप टू बॉटम है, टॉप टू बॉटम आपका जो साइज है वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, रीजन साथ बता रहा हूं मैं, क्योंकि उसके अंदर क्या भाई नंबर ऑफ सेल क्या कर रही हैं, इंक्रीज। इसलिए वो क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा। क्योंकि ऊपर से जब आप नीचे की तरफ आते हो, ऊपर से आप ग्रुप नंबर 15 में आप नाइट्रोजन से फास्फोरस साइज आपका इंक्रीज करेगा। आर्सेनिक से और आप बिस्मिथ तक जाओगे, फिर आपका साइज क्या करेगा, इंक्रीज। रीजन क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों आपके पास नॉन मेटल हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये दोनों आपके पास मेटलोइड और ये आपके पास मेटल। ठीक है, और दूसरी मैं आप आगे डिस्कस करेंगे तो हम जो बिस्मिथ के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है भाई ये। ठीक है, थोड़ा सा फिर दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि भाई साइज। अब इस साइज को दो तरीके से डिस्कस किया जाता है। हमने जनरली डिस्कस किया कि एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम आपका साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रही है। नाइट्रोजन फास्फोरस का साइज इंक्रीज कर रहा है आर्सेनिक से, और बिस्मिथ तक का साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रही है, सीधी सी बात है। तो साइज ऑटोमेटिकली क्या होगा, बड़ा होगा। अब इसके अंदर जो हम डिस्कस करते हैं भाई, ये साइज कोवलेंट और आयनिक में भी डिस्कस किया जाता है। कोवलेंट एंड आयनिक, आयनिक साइज के अंदर भी जो डिस्कस किया जाता है, क्योंकि ये जो डिपेंड करेगा भाई, ये इसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ साइज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली है भी कोवलेंट, उसका जो बॉन्डिंग होगी वो भी, और आयनिक उस पर भी क्या इंपैक्ट आएगा, वो भी इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं इसके बाद जब हमने साइज का डिस्कस किया तो देखो मैंने एटॉमिक साइज के साथ आयनिक साइज का जरूर डिस्कस किया था आपके साथ, आयनिक साइज। ठीक है, ये आयनिक साइज क्या होता है, आयनिक साइज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था। एक स्टार्टिंग में आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि जो आपके पास नेचुरल एटम होगा, ठीक है, मान लो सपोज एग्जांपल के लिए मेरे पास कौन है, नाइट्रोजन। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाद आप इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो ये आपका ऑक्टेट है, ये वाला जो ऑक्टेट आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। यदि लूज करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव होना स्टार्ट कर देंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन्स जो आपके ये रिमूव हुए हैं, उसके बाद इसके साइज पे जो इम्पैक्ट आएगा, जो चेंज आएगा, वो चेंज आपका क्या कहलाएगा, वो आपकी क्या कहलाएगी, आयनिक रेडियाई। वो आपकी क्या कहलाएगी, जो आयनिक रेडियाई होगी उसको हम डिस्कस करेंगे आयनिक साइज के बारे में, कि जो आफ्टर द गेन, यानी कि आफ्टर गेन एंड लॉस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब आप जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हो या लूज करते हो, उसके बाद जो इफेक्ट आता है, इफेक्ट ऑन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के अंदर जो इफेक्ट आता है, जो चेंजमेंट आपको दिखाई देती है, उसको जो हम मेजर करते हैं वो किसके अंदर करते हैं, आयनिक साइज के अंदर। उसको जो मेजर किया जाता है वो कहाँ करते हैं हम, आयनिक साइज के। ठीक है, तो जो हमारा एटॉमिक साइज है वो हमारा यहाँ पे डिस्कस होता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक साइज के बाद रिएक्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे, रिएक्टिविटी की बात करेंगे। साइज बढ़ रहा है तो आपको पता है उसकी रिएक्टिविटी में भी इफेक्ट आएगा, उसकी टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है भाई, टॉप टू बॉटम क्या करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज।
एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी टॉप टू बॉटम क्या करेगी, इंक्रीज। ठीक है, रीजन बिकॉज एटॉमिक साइज विल बी इंक्रीज, क्योंकि उसका एटॉमिक साइज है भाई वो क्या कर रहा है, टॉप टू बॉटम में इंक्रीज कर रहा है कॉन्टिन्यूसली फॉर्म के अंदर। ठीक है, हाँ एक नेचर का इफेक्ट जरूर रहेगा, जैसे मैंने बात की नाइट्रोजन फास्फोरस, ये दोनों आपके पास नॉन मेटल हैं, इनका नेचर क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा, नॉन मेटल है तो यहाँ पे आपको साइज में अलग से चेंज होता दिखाई देगा। ये दोनों आपके पास क्या है, मेटलॉइड हैं, इनके बारे में आपको अलग से दिखाई देगा। ये आपके पास जो बिस्मिथ है, ये आपके पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बिस्मिथ आपके पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, 4n+1 सीरीज से ये बिलोंग करती है। ठीक है, p ब्लॉक n s ब्लॉक को आप डिस्कस करेंगे टॉप टू बॉटम, और f ब्लॉक एंड d ब्लॉक एलिमेंट को आप डिस्कस करेंगे लेफ्ट टू राइट। ये एक बेसिक अंडरस्टूड की बात है, इसमें आपको लोगों को मतलब ये नहीं कि सर ये कहाँ से आ गया, तो मैं ये आपको जनरली बता रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार हम एक ही चीज डिस्कस करें कि टॉप टू बॉटम ये होगा, लेफ्ट राइट ये और टॉप टू बॉटम। यहाँ पे मैं एक इंडिविजुअल ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ग्रुप नंबर 15 की, तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे बिस्मिथ आपके पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो 4n+1 सीरीज से बिलोंग करता है, और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, जो कि क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उसकी घटती चली जाती है, और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उसकी क्या हो जाती है, बढ़ना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि जितना साइज बढ़ेगा उसका न्यूक्लियर इफेक्ट क्या होगा, उस पे उतना ही, यानी कि एक एटम के साइज पे उतना उसका होल्ड है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और जितना होल्ड उसका कम होता जाएगा आप लोगों को उसका इफेक्ट उतना ही आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि होल्ड जितना कम हो रहा है उतनी जल्दी वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, छोड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं भाई, हम आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, टॉप टू बॉटम, जब आप जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करोगे तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम क्या करती है, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, यानी कि टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती हैं, डिक्रीज हो जाती है, सॉरी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका साइज यहाँ पे क्या कर रहा है, साइज आपके यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, कि भाई आउटर मोस्ट सेल से इजीली से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए भाई, लूज हो जाए, वो आपको पता होना चाहिए। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। ठीक है भाई, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरा कि भाई आपके हाइब्रिडेशन कितनी शो करेंगे, किस फॉर्म में, आपकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। तो जो नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन जो एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन नेचर, वो किस में करता है, डाई एटॉमिक फॉर्म में। बट अदर एलिमेंट एग्जिस्ट
टेट्राएटॉमिक। ये आपको मिलेगा जैसे N2 की फॉर्म में, और जैसे अदर एलिमेंट फास्फोरस जैसे हो गया वो मिलेगा आपको P4 की फॉर्म में, आर्सेनिक जैसे बिस्मिथ हो गया वो P4 की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, आपके पास एंटीमनी हो गया, बिस्मिथ जो भी आपके पास आएंगे सभी 4 की फॉर्म में, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और ये आपके पास है वो इस फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये आपका क्या करेगा, इस फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं भाई, जब एग्जिस्ट इस फॉर्म में कर रहा है तो कहीं ना कहीं बॉन्डिंग का भी इस पे इफेक्ट आ रहा होगा। अब उसके वो भी हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं, और इनकी स्टेबिलिटीज की बात करेंगे कि इस फॉर्म में स्टेबल क्यों होते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर ये -3 2 +5 फॉलो करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है ये आपकी रिएक्टिविटी के यहाँ पे ये डिपेंड करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्साइड बनाएंगे ये आपके पास ऑक्साइड बनाते हैं आपके पास M2O4 M2O5 और M2O3। सबसे ज्यादा ऑक्साइड बनाते हैं वो इस फॉर्म में बनाते हैं और इस फॉर्म में, इनको डिस्कस करेंगे अभी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है, नाइट्रोजन आपके पास एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर डायटोमिक फॉर्म के अंदर, अदर एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं टेट्राएटॉमिक फॉर्म के अंदर, ऑक्सीडेशन स्टेट -3 और +5 फॉलो करते हैं। ठीक है, आपके पास ये वाला क्या है, हाफ फिल्ड, इनकी जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं वो क्या होते हैं, हाफ फिल्ड होते हैं नेचर के अंदर, इसलिए इनका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो विल बी हाई, वो ज्यादा होगा कंपेयर टू ग्रुप 14। ठीक है, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है। ठीक है, अब मैं एंथैल्पी की बात करूं तो डेल्टा H1 से डेल्टा H2 ज्यादा होगा, और इससे डेल्टा H3 और भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि आप एंथैल्पी लगाओगे, आपको एक आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आपकी एंथैल्पी लगेगी वो सबसे कम होगी। जब आप दूसरी बार लगाओगे तो फर्स्ट वाले कंपेयर में दूसरी बार उससे ज्यादा लगेगी, थर्ड पे लगाओगे तो उससे भी ज्यादा लगेगी। तो आपकी एंथैल्पीज का ये आपके पास क्या होगा, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर, वो इस तरीके से क्या करेंगे, अपनी एंथैल्पीज को फॉलो अप करेंगे, फॉलो में लेके आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉल साइज होता है। साइज क्या होगा भाई आपका, स्मॉल होगा। स्मॉल साइज होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या होती है, इसके अंदर हाई होती, ज्यादा होते हैं। साइज आपका क्या होगा, स्मॉल होगा, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हाई, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होती है, इसकी हाई रहती है, और इसके पास ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ये। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो साइज छोटा हो गया, गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होती है और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इसके ज़्यादा होती है। स्टेबल, ये हाफ स्टेबल होता है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर वैसे इसके जनरल कॉन्फ़िगरेशन हिसाब से देखे जाएंगे तो P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P3। ठीक है, और P3 की वजह से क्या हो रहा है, ये हाफ फिल्ड हो रहा है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को। फिजिकल में हमें अभी इतना ही रिसेंटली स्टडी करना है, यदि फिर भी कोई प्रॉपर्टीज रहती है वो क्लास के साथ साथ हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम हाइड्रेट की बात करते हैं।
भाई कोई अपने हाइड्राइड कब बनाता है, जब कोई रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। जब नाइट्रोजन रिएक्ट किया, ग्रुप नंबर 15 आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, जब ये रिएक्ट करेंगी किसके साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ, तो ये अपने हाइड्राइड बनाएंगे, ठीक है। हाइड्राइड कैसे होंगे, अब ये भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ये भी हाइड्रोजन के साथ, ये भी हाइड्रोजन के साथ और ये भी हाइड्रोजन के साथ, तो इसने तो यहाँ से बना दिया NH3, इसने यहाँ से बना दिया PH3, इसने यहाँ से बना दिया ये वाला, इसने यहाँ से बना दिया आपका ये वाला हाइड्राइड, और उसने यहाँ से बना दिया ये वाला हाइड्राइड। तो अब इन हाइड्राइड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो भाई कलरलेस होते हैं, कलरलेस, ठीक है, कि ग्रुप 15 के जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है। दूसरा कि जो हाइड्राइड्स की बात करता हूं तो इसमें जो सबसे पहले हाईली स्टेबल जो आपके पास होता है वो NH3, बाकी सभी के सभी हाइड्राइड क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। PH3, ये सभी के सभी क्या होंगे, अनस्टेबल, ठीक है। अनस्टेबल का काफी रीजन है अनस्टेबल के, एक तो जो इनके बीच में एटॉमिक साइज डिफरेंस होगा, एटॉमिक साइज डिफरेंस बिटवीन ग्रुप 15 एलिमेंट, ग्रुप 15 एलिमेंट्स एंड हाइड्रोजन एटम, जो इनके बीच का एटॉमिक साइज डिफरेंस, अभी देखो हाइड्रोजन का साइज तो छोटा सा हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इनके साइज बड़े बड़े साइज हो गए, तो इनके बीच में जो पोलरिटी इफेक्ट है कि वो थोड़ा सा इनका मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटीज भी इनकी क्या कर रही है, मैच नहीं कर रही, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटीज की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर NH3 अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल होगा, हाईली सोल्यूबल टू अदर हाइड्राइड्स, अदर हाइड्राइड्स के कंपेयर में इसके अंदर जो सोल्युबिलिटी होती है अमोनिया की वो ज्यादा होती है, अदर्स जो होते हैं वो अनसोल्युबल होते हैं। अच्छा, ये सोल्युबिलिटी शो किसके करते हैं, प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। सोल्युबिलिटी आर पॉसिबल ऑन डाइल्यूट वाटर। ये जो पॉसिबिलिटीज है वो सॉल्युबिलिटीज के अंदर है, यानी कि वाटर हाईली सॉल्युबल है कंपेयर टू अदर हाइड्रेट्स, ठीक है। और सॉल्युबिलिटीज जो आपके पास पॉसिबिलिटीज है वो डाइल्यूट वाटर के अंदर है, अदरवाइज वो पॉसिबिलिटीज आपके पास यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। और जो हाइड्रेट्स का जो नेचर है वो टॉप टू बॉटम, ठीक है, यानी कि एसिडिक, यानी कि ऑल जो हाइड्रेट्स होते हैं वो नेचर के अंदर क्या कैसे हाइड्रेट्स हैं, एसिडिक, ठीक है। हाइड्रेट्स एसिडिक इन नेचर, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम एसिडिक नेचर, इंक्रीज, ठीक है। कैसे, PH3 इससे मोर एसिडिक कौन होगा,
ये रहा उससे और इससे, ये अप्रोक्सली दोनों सेम रहेंगे, ये दोनों अप्रोक्सली क्या होंगे भाई, सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि रेडिएक्टिव एलिमेंट हो गया, इसकी रिएक्टिविटी वैसे ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि लो टेम्परेचर पे सनलाइट के प्रेजेंस में क्या कर जाएगा, इजीली से रिएक्ट कर जाएगा, आराम से सोलुबल कर देगा, H पॉजिटिव आयन को यहाँ से ये रिलीज करा देगा, आराम से करा देगा। इसके लिए ज़्यादा एनर्जी लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये यहाँ पे क्या करेंगे, अपना ऑर्डर्स को इंक्रीज करेगा। ये अप्रोक्सिमेटली क्या रहेंगे भाई, यहाँ पे सेम रहेंगे। और उसके बाद जो इनका बेसिक करैक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी और डायपोल मोमेंट एंड बॉन्ड एंगल्स, ठीक है, वो आपके टॉप टू बॉटम्स क्या करेंगे, डिक्रीज। बेसिक करैक्टर, टॉप टू बॉटम क्या करेगा, डिक्रीज। थर्मल स्टेबिलिटी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। डायपोल मोमेंट, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। साइन गलत लगा दिया मैंने भाई, एसिडिक रिएक्टर इंक्रीज करेगा, ये बस ये साइन है ना, एक बार रीचेक करेंगे, थोड़े से एक बार चेंज करेंगे, ये वाला जो पहले थे वही, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो गया, बेसिक करैक्टर हो गया, थर्मल स्टेबिलिटी हो गई, डायपोल मोमेंट हो गया, और इसके बाद जो हमारा रहता है पोलरिटी इफेक्ट, ठीक है, और बॉन्ड एंगल। जो आपका बॉन्ड एंगल क्या करेगा, टॉप टू बॉटम बॉन्ड एंगल, हाँ क्या करेगा, डिक्रीज। बॉन्ड एंगल का आपका क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जो रिड्यूसिंग नेचर होगा, रिड्यूसिंग नेचर क्या करेगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज। देखो भाई, हाइड्रेट्स होंगे एसिडिक इन द नेचर, टॉप टू बॉटम एसिडिक नेचर आपका इंक्रीज करेगा, ये आपके पास ऑर्डर रहा। बेसिक करैक्टर ऑलरेडी टॉप टू बॉटम क्या कर जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि एसिडिक करैक्टर इंक्रीज कर रहा है तो बेसिक करैक्टर ऑलरेडी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। भाई एसिडिक करैक्टर कैसे पता चलेगा, जब ये अपने अंदर से रिलीज करेगा H पॉजिटिव आयंस को, ठीक है। जब मैक्सिमम कंडीशन पे H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर रहा है तो ऑलरेडी बात है कि बेसिक स्ट्रेंथ उसकी वहां पे घट चुकी है, तो इनको यहां से क्या करेगा, वो OH जो नेगेटिव आयन है उनको रिलीज करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पे लेस घट जाएगी। फिर उसने बात की थर्मल स्टेबिलिटी। अब थर्मल स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करता है कि उसके रिएक्टर ने कितनी आयंस उसके अंदर से क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है, कितने डिस्टर्बेंस उसके अंदर प्रेजेंटली है और कितने डिस्टर्बेंस प्रेजेंटली नहीं है। तो जब थर्मल स्टेबिलिटी की बात करो, टॉप टू बॉटम क्या करिए, डिक्रीज करे, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो रिएक्टिविटी ऑलरेडी आपको पता है घटती है, ठीक है। साइज आपका इंक्रीज कर रहा है तो जो रिएक्टिविटी है वो ऑलरेडी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब डिक्रीज करने का रीजन क्या है, ये नहीं कि वो रिएक्ट करना बंद कर देगा भाई, अब वो रिएक्ट तो करेगा, ठीक है। उसकी जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उसके इंक्रीज कर जाएंगे क्योंकि डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। पर यहाँ पे रिएक्टिविटी नेचर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, घटनी स्टार्ट हो जाएगी। वो उतना फास्टली, यानी कि नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप से इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस नहीं करेगा। यहाँ से आपको गेन और लॉस कराने के लिए आपको इंथैल्पीज लगानी पड़ेंगी और रेगुलर इंथैल्पी लगेंगी, और वो इंथैल्पी की वजह से हम क्या बोलते हैं, उसकी रिएक्टिविटी, यानी कि
क्योंकि जो उसके अंदर इंटरनल साइज बढ़ गया, अब जो न्यूक्लियस है उसको प्रॉपर्ली होल्ड नहीं कर पा रहा है। अब होल्ड नहीं कर पा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो इंटरनली जो प्रोसेस होगी ना वो स्टेबल नहीं रहेगी, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी एक तरीके से खाली हो जाएगी, खत्म हो जाएगी उसके। अब उसे जो भी काम करना पड़ेगा, पहले आप उस पर एंथैल्पी लगाओगे, वो उस एंथैल्पी, वो इस हीट को, उस एनर्जी को पहले एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, वो रिएक्शन में आना स्टार्ट होगा, वो रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, फिर हमने बात की डायपोल मोमेंट की, वो आपको पता है केमिकल बॉन्ड वाले चैप्टर में ऑलरेडी आपको इसके बारे में डिस्कस किया था कि ठीक है कि डायपोल मोमेंट किसकी ज्यादा और किसकी कम होगी। ठीक है, अच्छा ये बॉन्ड एंगल्स जो होगा, जो बॉन्ड एंगल, अब बॉन्ड एंगल किस पर डिपेंड करेगा, आपको पता है साइज पर डिपेंड करेगा। साइज जितना छोटा होगा बॉन्ड एंगल उतना ही फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर होगा। साइज जितना बढ़ जाएगा, अब ओवरलैपिंग करने में इनको प्रॉब्लम होगी, ओवरलैप अच्छे से कर नहीं पाएंगे तो बॉन्डिंग में भी प्रॉब्लम आएंगी, इसलिए जो बॉन्ड एंगल होगा डिक्रीज करेगी, क्योंकि भाई साइज एक एटम का दूसरे एटम के साथ ओवरलैप करने में साइज जितना ज्यादा बढ़ेगा तो जितना एटम का साइज होगा उसके सराउंडिंग वो उतना ही क्या कर पाएगा, बॉन्ड बना पाएगा। अब जितना बॉन्ड बना पाएगा तो एंगल बनने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही घट जाती है। फिर बोला रिड्यूसिंग करैक्टर, अब भाई जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, ठीक है, वो उनके पास जो रिड्यूसिंग करैक्टर है वो बढ़ जाता है, यानी कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन लॉस करने टेंडेंसी तो बढ़ा देते हैं। क्यों भाई, अब हमने यहाँ बात की ना कि उसके अंदर एक तो बेसिक करैक्टर सबसे बड़ा रीजन है, दूसरा क्योंकि बेसिक करैक्टर यहाँ पे कम हो रहा है, दूसरा कि थर्मल स्टेबिलिटी, भाई वो रिएक्टिविटी, उनकी जो साइज बढ़ने से रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, अब वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करेंगे नहीं। जैसे देखो फ्लोरीन है, अब फ्लोरीन को किसी को कहना नहीं पड़ता कि भाई फ्लोरीन वहां रिएक्ट कर जा, फ्लोरीन ऑलरेडी अपने आप में इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि वहां किसी दूसरे को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे फ्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, जैसे और एलिमेंट है जो फर्स्ट या सेकंड सीरीज ग्रुप के एलिमेंट, सॉरी फर्स्ट और सेकंड पीरियड के अंदर आते हैं, जैसे थर्ड पीरियड के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनके अंदर थोड़ी सी कंपेयर टू फोर्थ ग्रुप, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड और सिक्स्थ पीरियड और सेवंथ पीरियड के जो एलिमेंट होंगे उनके कंपेयर